Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In today's video, we are going to discuss financial decisions. This video is useful for UGC NET Commerce and Management students as well as BBA, BCom, MBA and MCom students. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक ऐसा डिसिप्लिन है, ऐसा स्ट्रीम है मैनेजमेंट का जो एसोसिएटेड है किससे, फाइनेंशियल डिसीजन से। जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं वो गोल सेट करते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है। उन गोल्स के अराउंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं ताकि हम वो गोल्स अचीव कर सकें और इवेंचुअली इम्प्लीमेंटेशन होता है उन प्लान्स का और परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। इन प्लान्स के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री रहे, कंपनी जो है वो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में रहे। अब ये सब करने के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं ये क्या हैं? दीज आर द डिसीजंस दैट मैनेजर्स टेक विद रिगार्ड टू द फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी। मतलब जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंसेस के अराउंड, वो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। और ये डिसीजंस जो हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल वेलबींग को देखा जाए। अब ये डिसीजंस किसके लिए हो सकते हैं? ये डिसीजंस हो सकते हैं कि फ़ंड्स कहाँ से रेज़ करने हैं, कितने रेज़ करने हैं, ठीक है। जो फ़ंड्स रेज़ किए हैं उनसे कौन सी एसेट्स परचेज़ करनी है, डे टू डे फंक्शनिंग, बिज़नेस की फंक्शनिंग के लिए जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, ठीक है। इन फिनेंशियल डिसीजंस के बेसिस पर हमें कितने प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, रेवेन्यू कितना आएगा फर्म के पास, ये पैसा कहाँ जाएगा, इनसे कितने डेटर्स होंगे, कितने क्रेडिटर्स होंगे, मतलब एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस, वो हम फाइनेंशियल डिसीजंस में लेते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ये फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं वो दोनों टर्म्स के लिए होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं। ऐसा नहीं है जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस, जैसा कि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ा है कि जहाँ पर डिसीजन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते थे, उसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट माना जाता था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए जब हम डिसीजंस लेते हैं तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो अब यहाँ पर हम वो बेसिक इम्पॉर्टेंट 3 टाइप्स पढ़ेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 मेजर डिसीजंस होते हैं जिसके अराउंड पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट घूमता है। अगर आपको ये 3 डिसीजंस क्लियर हो गए तो आपका बेस जो है वो क्लियर हो गया और कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हर बार नेट के पेपर में इस टॉपिक में से आ ही जाता है। अगर आपका ये बेस क्लियर है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि ये 3 डिसीजंस क्या हैं, इनके अंदर कौन कौन से फर्दर हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और ये हैं क्या, तो आइए देखते हैं। तो ये हैं हमारे 3 फाइनेंशियल डिसीजंस: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजंस की। अब ये फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या हैं? फाइनेंसिंग डिसीजंस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली रिलेटेड होते हैं कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से। मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर हम इंश्योर करते हैं कंपनी के पास फाइनेंस हो। तो जैसे मैंने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर से, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, दैट मीन्स फाइनेंसिंग डिसीजंस आर बेसिकली रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है? कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है डेट और इक्विटी, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि किस प्रोपोर्शन में हम डेट या इक्विटी जो है वो रेज करेंगे। अब जब आप डेट और इक्विटी की बात करते हैं तो आपको पता है इक्विटी जो है वो हमारी जो है ओन्ड कैपिटल होती है और डेट जो है वो हमारी क्या होती है? बोरोड कैपिटल होती है, ठीक है। तो हमें एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो हमें यहाँ पर अचीव करना होता है कि एक परफेक्ट बैलेंस हो बिटवीन दीज टू, ताकि हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाएँ, ताकि हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर पाएँ। अगर आप हायर इक्विटी रेज करोगे, ठीक है, तो एक टेंशन जो है कंपनी की वो कम हो जाती है कि उसको रीपेमेंट की टेंशन जो है। लेकिन अब आप इक्विटी ज़्यादा रेज कर रहे हो तो क्या हो रहा है? आपके पास से ओनरशिप जो है वो डाइल्यूट हो रही है। वहीं पर डेट में जब हम बात करते हैं तो डेट में आपकी बोरोड कैपिटल है, मतलब आप बाहर से पैसा बोरो कर रहे हो और जितना ज़्यादा पैसा बाहर से बोरो करोगे उतना फर्म पे इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जाएगा, तो रिस्की होता जाएगा फर्म के लिए,
ठीक है। तो इसीलिए फर्म किसी एक सोर्स पर रिलाई ना करके कंपनी कोशिश करती है कि वो एक बैलेंस बनाकर चले इन दोनों के बीच में, डेट और इक्विटी के बीच में। सो एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन, एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वही, कैपिटल स्ट्रक्चर वही होता है जहां पर एक ऑप्टिमम मिक्स होता है हमारे डेट और इक्विटी का, ठीक है। वही होता है कंपनी का एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट लीवरेज की, तो देखिए लीवरेज क्या है। अब लीवरेज जो होता है ना, उसमें बेसिकली दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम बेसिक सेंस में बात करें तो लीवरेज क्या है? इट इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जिसकी हेल्प से हम स्टडी करते हैं इम्पैक्ट, कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दो लीवरेजेस होती हैं हमारी, एक होती है ऑपरेटिंग लीवरेज और एक होती है फाइनेंशियल लीवरेज। तो देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ऑपरेटिंग लीवरेज है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से चेंज जो आता है सेल्स में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी की ईबीआईटी पर, ठीक है। सेल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी की ईबीआईटी पर, वो ऑपरेटिंग लीवरेज है। और फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? कंपनी की ईबीआईटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी की ईपीएस पे ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स। तो ऑपरेटिंग लीवरेज में हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं। दो कॉस्ट पढ़ी है ना आपने, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज में हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं, और फाइनेंशियल लीवरेज में हम किसकी बात करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स की बात करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स मतलब हमारी डिबेंचर्स, कि जैसे जैसे डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे शेयर होल्डर्स की ईपीएस जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन आपको पता है दोनों ही केसेस में एक्सेस इज बैड। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो भी वो फर्म के लिए हार्मफुल है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वो भी फर्म के लिए हार्मफुल है। तो बेसिकली लीवरेज डिसीजंस जो होते हैं ना, दीज आर रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर आपको याद होगा, आपने दो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो लीवरेज के जो डिसीजंस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें बाय एन अप्रोप्रिएट combination of debt and equity as well as the right proportion of fixed operating cost in the total cost structure of the firm। तो उसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट आता है अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हमारी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मतलब क्या है कि फर्म जब भी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करती है तो फर्म ये देखती है कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फर्म को क्या अर्न करनी है, ताकि कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू फॉल ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी ने कहीं पर 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं और कंपनी ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% डिसाइड की है, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी वही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी या वहीं पर पैसा लगाएगी जहां पर कंपनी को कम से कम 10% रिटर्न्स मिल रहा है। मतलब 1 लाख रिटर्न तो जो है वो आए ही आए 10 लाख पे। अगर कहीं पर भी 10 लाख से भी 1 लाख से भी कम आती है रिटर्न, तो मतलब वो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कट ऑफ रेट भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, टारगेट रिटर्न भी कहते हैं, कि आपको ये इंश्योर करना है कि ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो है वो तो हमें अर्न करनी ही करनी है। इफ दैट प्रोजेक्ट इज नॉट गिविंग अस दैट रिटर्न, दैट मीन्स दैट प्रोजेक्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये थे हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने कंपनी के जो फाइनेंस है कहाँ से आएगा हम वो डिसाइड करते हैं, इसीलिए इसको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स भी कहा जाता है। सो होप ये आपको समझ में आया होगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, दैट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट आते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अब क्या होते हैं? आपने फंड रेज कर लिया बाहर से, ठीक है, आपने फंड रेज कर लिया, अब उस फंड को आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, मतलब ये हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, जहाँ पर हम देख रहे हैं फंड्स को यूटिलाइज कहाँ करना है। दो तरह के डिसीजंस होते हैं यहाँ पर, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब देखिए जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं हमारे, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस
लॉन्ग टर्म कैपिटल से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, ठीक है, कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है वो, ठीक है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जिससे आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। जैसे अब आपने कोई फैक्ट्री खरीदी है, ठीक है, कल को आपको लगता है अरे लोकेशन ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सोचो अच्छा चलो वापस बेच देता हूँ इसको। वापस बेचोगे तो उतने में तो बिकेगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सोच समझ के डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आप इस एंटिसिपेशन के साथ पैसा लगाते हो, इस उम्मीद के साथ पैसा लगाते हो कि फ्यूचर में इतने बेनिफिट्स जो हैं वो हमें इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। वो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं, मतलब जब आप एक्वायर करते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म डिसीजंस हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिसीजंस, अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए तो एसेट खरीद ली, लेकिन शॉर्ट रन में भी बिजनेस को चलाना है, तो आपके जो डे टू डे के खर्चे होते हैं, तो बिजनेस को डेली बेसिस पे चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो जो है वो वर्किंग कैपिटल से पैसा जो है आता है। सो वो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। लॉन्ग रन में तो बिजनेस तभी चलेगा ना जब आप उसे शॉर्ट रन में रन कर पाओगे, तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम शॉर्ट रन के जो डिसीजंस हैं उनको कंसिडर करते हैं। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब लास्ट आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि जो भी सबसे पहले देखिए डिविडेंड क्या होता है। जो प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद आप बचता है ना, वो पैसा जो है उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है। सो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जो पैसा टैक्स पे करने के बाद बचता है उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है। ये नहीं कह रहे हैं हम कि उसमें से सारा पैसा एज डिविडेंड जो है वो पे कर देंगे। हम उसमें से सारा भी पे कर सकते हैं और कम भी पे कर सकते हैं, कुछ भी पे नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो जो पैसा प्रॉफिट्स में से आप एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो डिविडेंड होता है। अब कंपनी जो है वो अपनी डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करती है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, ठीक है। वैसे तो देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कंपनी के लिए कोई कंपल्शन नहीं होती है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए होता है और उनका राइट भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो चलो कंपलसरी है, उनको तो पे करोगे ही करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्यूमुलेटिव हो सकता है वो, और बट आपको तीसरे साल तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में तो ये भी ज़रूरी नहीं है। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्यों पे करती है? अपनी फर्म की गुडविल को बनाए रखने के लिए। अदरवाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विल फॉल। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड पे नहीं करोगे तो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, और मार्केट वैल्यू गिरने का मतलब है कंपनी की इमेज गई तेल लेने। समझ में आया? तो इसीलिए बेसिकली अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए फर्म डिविडेंड पे करती है। तो और दूसरा है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जो पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो क्या हो जाता है, वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स बन जाती है। इस पैसे को री इन्वेस्ट किया जाता है फर्म में, ठीक है। दिस मनी इज री इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं, क्योंकि आप इस पैसे को वापस से बिजनेस में लगा रहे हो। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक तरह से रेसिडुअल डिसीजन बन जाता है, डिविडेंड डिसीजन, कि कौन सा पैसा वापस बिजनेस में लगाना है, वो रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई। जो पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमारा क्या होगा, डिविडेंड पॉलिसी हो जाएगी। तो ये थे हमारे 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। एक बारी फटाफट से दोबारा से देख लेते हैं कि ये डिसीजंस हैं क्या। फाइनेंसिंग डिसीजंस कंपनी के फाइनेंसिंग से रिलेटेड, कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा वो आप डिसाइड करते हो फाइनेंसिंग डिसीजन में। उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। अब जो रिटर्न्स आई हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, उन रिटर्न्स का क्या करना है, कितना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना बिजनेस में रिटेन करना है, वो हमारा पार्ट होता है डिविडेंड डिसीजंस का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।